नमस्कार, जोहार दोस्तों। बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस आपको दिखा रही है नासिक सीरीज़, और नासिक दर्शन सीरीज़ का मेरा चौथा एपिसोड है, जिसमें आपको बताऊंगा भगवान शिव का एक चमत्कारिक और अद्भुत ज्योतिर्लिंग जिसे त्र्यंबकेश्वर कहते हैं, जो नासिक से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पे जो भगवान शिव जो हैं, जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ स्थापित है, इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। तो जो नया है सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं लाइक कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नासिक का ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। उससे पहले यहाँ पे एक अंजनेरी गांव पड़ता है, जहाँ पे भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान इसे कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर स्थित है, नीचे मंदिर बना हुआ, उसके दर्शन करते हैं। भगवान हनुमान जी के दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं त्र्यंबकेश्वर की ओर। त्र्यंबकेश्वर जो है यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से निकट में ही कुछ दूर पे एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भगवान त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन करने, और फिर आगे आपको और जानकारी प्रदान करता हूँ। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर नाम का यह गांव नासिक जो ज़िला है वहां से नगर से 28 किलोमीटर की दूर पे स्थित है। और यहां पहुंचने के लिए आपको ऑटो, टैक्सी और सड़क मार्ग भी बहुत अच्छा है। बस हमेशा उपलब्ध रहती हैं, और खुद के वाहन से आए हैं तो एक अच्छी सड़क और रुकने के भी काफ़ी स्थान है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग को, और फिर आगे और जानकारी आपको प्रदान करूँगा। त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्रों वाला, जो भगवान शिव का ही एक नाम है। शिव पुराण में इस जगह का उल्लेख इस नाम से ही किया गया है। और गौतम ऋषि द्वारा काफ़ी तपस्या की गई थी, और गंगा की यहाँ पे उत्पत्ति करवाई गई थी, जिसे गोदावरी कहा गया या गौतमी गंगा कहा गया। और भगवान शिव द्वारा उन्हें आशीर्वाद स्वरूप यहीं पे वास करने का भी आशीर्वाद दिया गया था। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, जो सीधा साक्षात भगवान शिव की ज्योति से उत्पन्न हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का निर्माण 1755 में, जो अभी वर्तमान जो मंदिर है, इसका निर्माण 1755 में तृतीय पेशवा बाजीराव द्वारा कराया गया था, जो 1784 में पूर्ण हुआ। और लगभग 16 लाख रुपए की आय उस समय पे इस मंदिर को प्रदान की गई थी इसके निर्माण में। यह मंदिर विशेष रूप से जाना जाता है नारायण नाग बलि, कालसर्प दोष आदि पूजाओं को संपन्न कराने के लिए। और यह मंदिर काफ़ी रमणीक स्थल पे बसा हुआ है। पास ही ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, जहाँ से ऊपर से गोदावरी का उद्गम होता है गौमुख से, और नीचे कुशावर तीर्थ है, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। और कुंभ के समय पे जितने भी शैव अखाड़े हैं, शैव साधु हैं, वो इसी स्थान पर स्नान आदि कार्य करते हैं। यहाँ भी 1 महीने का कुंभ जो लगता है 2 स्थानों पर लगता है, नासिक और त्र्यंबकेश्वर में। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर के हमारे दर्शन पूर्ण हो गए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे नासिक, और नासिक से फिर हम बस लेके जाएंगे शिरडी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि त्र्यंबकेश्वर में आज बहुत भीड़ थी। कभी भी आप त्र्यंबकेश्वर आते हैं तो ध्यान रखें कि वह वीकेंड ना हो, संडे ना हो, या कोई बड़ी छुट्टी ना हो, या बड़ा त्यौहार ना हो। अगर ऐसा हो तो काफ़ी भीड़ रहती है। मैं पहले भी 2 बार त्र्यंबकेश्वर आया हूँ, और सावन के महीने में आया हूँ, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी, जो कि आज रविवार के दिन थी। और लगभग हमें 5.5 से 6 घंटे लगे दर्शन करने में। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी त्र्यंबकेश्वर में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि छुट्टियों के दिनों में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो जब भी आए ध्यान रखें। और उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकले और शिरडी की ओर गए नासिक होते हुए। यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में रुकने की भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी, पूरे लॉज धर्मशाला सब पैक थे। इसलिए ध्यान रखें विशेष रूप से छुट्टियों के दिनों का, कि छुट्टियों के दिनों पे यहाँ पे नहीं आए। नासिक भारत की वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाती है, और भारत का सर्वाधिक अंगूर जो है वो नासिक में उत्पादित होता है। यही कारण है कि यहाँ पे वाइन उद्योग काफ़ी फैला फूला, और वाइन उद्योग की शुरुआत भी भारत में यहीं से हुई। उसके आगे नासिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी एक प्रमुख कारखाना यहाँ पे है, जिसमें कि जो सुखई विमान है वो निर्माण किए जाते हैं, उनका इंजन भी यहीं बनाया जाता है। साथ ही भारतीय प्रेस ट्रस्ट जो है, जिसके द्वारा कि नोट
छापे जाते हैं उसका भी मुख्यालय नासिक में ही है। भारत में हम जितने भी नोट देखते हैं अधिकतर नोट यहीं से छप के आते हैं और टकसाल सिक्के भी यहीं छापे जाते हैं। उसके अलावा नासिक को फ्रूट कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अधिकतर जो हम फ्रूट जो उपयोग करते हैं वो नासिक से ही आते हैं और इनकी खेती यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। साथ ही कई बड़े बांध हैं जो गोदावरी अन्य नदियों पर बने हैं जो कि इस क्षेत्र को भरपूर मात्रा में पानी प्रदान करते हैं। तो नासिक का अपना एक जो एग्रीकल्चर और जो औद्योगिक है वो काफ़ी विकसित है। उसके अलावा मुंबई और पुणे से पास होने के कारण उसके लाभ भी इसे मिलते हैं। साथ ही पर्यटन और आवागमन के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नत है। 2011 की जनगणना के अनुसार नासिक की जनसंख्या 14,86,000 थी जो महाराष्ट्र का चौथा बड़ा शहर था। ऐसे अनुमान है कि इस समय नासिक की जनसंख्या 22 लाख है और सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से बसाया हुआ शहर है। सड़कें चौड़ी हैं और काफ़ी सुव्यवस्थित है। हाँ, कुछ मामलों में यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में लूट है, तो अगर आप सावधान रहते हैं, पहले से बुकिंग करके आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ मैंने देखा है, यहाँ भिखारी बहुत ज़्यादा है। हर मंदिर के पास आपको ऐसे घेर लेते हैं और ऑटो वाले भी कहीं ना कहीं रेट ज़्यादा लेते हैं। इन सब से बचने का तरीका है कि पहले से ही सतर्क रहें, जानकारी रखें। तो चलिए आगे और बताता हूँ नासिक के बारे में जानकारी और कुछ जगहों को बताऊँगा। अभी हम लोग नासिक से शिरडी के जो हाईवे पे हैं और काफ़ी खूबसूरत सड़क है। समृद्धि महामार्ग भी बन चुका है जो कि नागपुर को मुंबई से जोड़ता 6 लेन का भव्य एलिवेटेड कॉरिडोर है जिससे आप कम समय में इन दोनों शहरों की दूरी को नाप सकते हैं। और इनके बीच में नासिक भी पड़ता है और नासिक को यहाँ से एक्सेस दिया गया है। उसी महामार्ग से हम लोग शिरडी जा रहे हैं जो कि लगभग 2 से ढाई घंटे की यात्रा है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से अब हम शिरडी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और हम अभी समृद्धि महामार्ग में हैं। समृद्धि महामार्ग नागपुर को मुंबई से जोड़ता 6 लेन का एक खूबसूरत एलिवेटेड रोड है जिससे कि हमारी गति तेज़ हो गई है और जल्दी हम शिरडी पहुंच जाएंगे। पहले 3 से 4 घंटे लगते थे, अब 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं ऐसा कहा जा रहा है। नासिक से लगभग 103 किलोमीटर दूर शिरडी और त्र्यंबकेश्वर से लगभग 140 किलोमीटर दूर। तो मैं आपको बता दूँ, त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर काफ़ी मनमोहक और रमणीक स्थल भी है, धार्मिक महत्व के स्थल भी हैं। सर्वप्रथम तो ब्रह्मगिरी शिखर है जहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है और काफ़ी सुंदर जगह है। उसके बाद कुछ ही दूर में मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर में कुसावर तीर्थ है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो गोदावरी ब्रह्मगिरी के बाद जो मैदानी इलाकों में आती है तो कुसावर तीर्थ से उसका प्रारंभ माना जाता है। और कुंभ में यहाँ पे मेला भी लगता है। उसके बाद यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर में एक स्थल है जिसे कहा जाता है हरिहरगढ़ फोर्ट और ये शिवाजी कालीन है, उससे भी पुराना है और भारत की सबसे ज़्यादा डेंजरस जो फोर्ट की जो चढ़ाई है वो हरिहरगढ़ की है। अधिकतर हम इसके वीडियो देखते रहते हैं। और अंजनेरी गांव है जहाँ पे भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल है। उसके अलावा भी छोटे बड़े कई सारे मंदिर हैं और कई सारे दर्शनीय स्थल हैं। तो इन सब से हम आगे बढ़ रहे हैं शिरडी की ओर। हमारी गाड़ी समृद्धि महामार्ग में बढ़ती जा रही है और जल्दी हम शिरडी पहुंच जाएंगे। शिरडी की वीडियो में अगला जो भाग है उसमें आपको बताऊंगा और शिरडी के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये रास्ता, खूबसूरत रास्ता। दोस्तों अभी हम महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा रीजन में सफ़र कर रहे हैं और जो समृद्धि महामार्ग में चल रहे हैं। इसके अगल बगल जो खेत दिख रहे हैं हरे भरे हैं और लगभग 3 बार फसल ली जाती है। काफ़ी उपजाऊ एरिया है, किसान बहुल एरिया है और एग्रीकल्चर भी उन्नत है। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा उन्नत क्षेत्र कहा जाएगा इसे। तो इस क्षेत्र में हम अभी लगभग समृद्धि महामार्ग को छोड़ के नीचे आ गए हैं एक एक्सटेंशन के द्वारा और ये लगभग शिरडी हम पहुंच चुके हैं। शिरडी के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। शिरडी क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जाते हैं लोग शिरडी, क्या कारण है। अधिकतर लोग तो जानते ही होंगे लेकिन फिर भी एक विस्तृत जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हो लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। ये मेरी सीरीज़ चली रही है और अगला वीडियो इस सीरीज़ का आगे आपको दूंगा।